हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे देखेंगे शिक्षा के विकास यात्रा में कि किस तरह से मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो सबसे पहले जो था वो स्थापित हुआ वो था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। देश के सामान्य जनों के घरों तक ज्ञान गंगा ले जाने के लिए इस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जो सामान्य लोग हैं उनके घरों तक भी एजुकेशन पहुंचे, इसके लिए इस ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1970 को विश्व शैक्षिक वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ एजुकेशन के रूप में घोषित किया था। इसी वर्ष भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट एजुकेशन कमीशन और यूनेस्को के संयुक्त तत्वावधान में मुक्त विश्वविद्यालय विषय पर नई दिल्ली में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस चर्चा सत्र में से विश्वविद्यालय की स्थापना की अवधारणा सामने आई। तो जो चर्चा की गई इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स की, तो उसमें ये अवधारणा सामने आई कि एक मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जानी चाहिए। वर्ष 1974 में सरकार ने पी पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक समिति गठन की और उसके द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों के अनुसार 20 सितंबर 1985 को मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो इंडिया का जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी थी वो 1985 में एस्टैब्लिश हुई है और उस बाद में उस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में भी वर्ष 1989 में यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ कार्यवश को जिम्मेदारियां इतनी रहती हैं कि वो कॉलेज नहीं जा सकते, तो उनका भी एजुकेशन छूटना नहीं चाहिए। बीच में उसमें गतिरोध नहीं आना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने में। तो इसलिए इन मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो उन्हें इस मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश देने हेतु योग्यता, आयु तथा अन्य नियमों शर्तों में छूट दी गई। इसमें एज लिमिट भी कुछ नहीं रहती है ज़्यादा। विश्वविद्यालय ने वर्ष 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से दृश्य श्रव्य पद्धति द्वारा, ऑडियो विजुअल मेथड द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। डिस्टेंस एजुकेशन, एक जो होता है फेस टू फेस एजुकेशन होता है जिसमें क्लास में जाके बच्चे पढ़ सकते हैं, और एक होता है एक जगह से एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं और इसको बहुत दूर दूर के लोग भी इसको अटेंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन। विश्वविद्यालय ने विभिन्न शाखाओं द्वारा 1000 से अधिक पाठ्यक्रम चलाए। देश में 58 प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर्स, विदेश में 41 केंद्र स्थापित करके विश्वविद्यालय ने शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई। अब एक अनुसंधान संस्थान के विषय में हम जानेंगे। विज्ञान, स्वातंत्रोत्तर समय में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लाभ सभी तक पहुँचे। जो भी रिसर्च होंगे साइंटिफिक फील्ड में, उसका जो बेनिफिट है, उसके लाभ सभी लोगों तक पहुँचे, इस उद्देश्य से वर्ष 1950 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इस संस्था की स्थापना की गई। भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, औषधि विज्ञान, मेडिसिन, अन्न प्रक्रिया, खदान, माइनिंग कार्य जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। उसके पहले इन क्षेत्रों में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इन संस्थानों में होने वाले अनुसंधान कार्यों का लाभ भारत के उद्योगों को मिले। तो जो भी इन संस्थानों में रिसर्च वर्क हो उसका फ़ायदा भारत की इंडस्ट्रीज़ को मिले, इसके लिए औद्योगिक संस्थानों के साथ अनुबंध किए गए। परिणाम स्वरूप भारत का आयात कम हुआ और विदेशी मुद्रा की बचत हुई। तो भारत ने जो इम्पोर्ट था वो कम कर दिया और इससे जो विदेशी मुद्रा थी वो बच गई हमारे कंट्री की। इस संस्थान ने मौलिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया, जो बहुत ही ओरिजिनल रिसर्च था उसको ही इनकरेज किया गया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेशों में गए हुए विद्यार्थियों को भारत में लौटा लाने में इस संस्थान की प्रयोगशालाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था हमारी कंट्री से, उस ब्रेन ड्रेन को कुछ हद तक रोका गया। इस संस्थान ने मतदान प्रक्रिया में उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही, टाइफाइड, हाथी रोग, एलिफेंटाइटिस, क्षय रोग की औषधियाँ, जो टीबी की मेडिसिन है वो, जल शुद्धिकरण का तकनीकी विज्ञान, बांस उत्पादन के लिए लगने वाली अवधि को कम करना जैसे कार्य किए।
फिंगर प्रिंटिंग विज्ञान भारत में सबसे पहले उपयोग में लाना, अंडमान के आदिवासियों का जनुकीय अध्ययन करके वे जनजातियां 60,000 वर्ष प्राचीन हैं इसे सिद्ध करना, भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त करना जैसे कार्य इस संस्थान ने किए। तो ये सभी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान इस संस्थानों द्वारा किए गए, जिसका कि लाभ हमारे देश के सभी लोगों को हुआ। कड़वी नीम का कीटनाशक के रूप में उपयोग करना, ये भी रिसर्च से साबित हुआ कि किस तरह से कड़वी नीम का उपयोग हम कर सकते हैं कीटनाशक के रूप में। घाव को ठीक करने के लिए हल्दी का उपयोग हम कर सकते हैं घाव को ठीक करने में। चावल की विभिन्न प्रजातियों के संदर्भ में पेटेंट जैसी बातों में CSIR संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और CSIR ने भारत के परंपरागत ज्ञान का डिजिटल कोश उन्होंने एक ग्रंथ भी बना लिया है, उसे 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया। हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे देखेंगे।